Assalamualaikum, this is Noorulain Ali and you are watching Meet the Boss, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम करवाते हैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान के कामयाब तरीन लोगों से जो शेयर करते हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज ताकि आप भी रह सकें मोटिवेटेड। Sustained success is a distilled essence of passion, perseverance, and pruned habits. And local leaders who set an example for us are few amongst many. We are fortunate enough to have Awais Malik to have a one-on-one conversation with us and share some remarkable insights on what it truly means to strive for the goals that inspire you to aspire. Awais Malik has been the educator with an extensive classroom experience. He has always been extremely passionate about the modern world of technology and how it transfers into the classroom to make students workforce ready. Malik believes that providing students with the critical skills for our future is absolutely vital and is important in providing a more equitable opportunity for all students. His enriching work experience informs and shapes his perspective on business agility, tech, and the art of achievement. Assalamualaikum, welcome back to another episode of Meet the Boss, and I am pleased to be joined by Mr. Awais Malik, who is a lecturer and an IT guru and a tech expert. Welcome to the show, sir. Thank you so much for joining us. Thank you so much. So just to kick us off this conversation, we would like you to, tell us something about yourself, your background, and how did you actually get into this? Usually start होगा 2012 से. Okay. So 2012 में मैं लाहौर में आया था. So actually मैं डेरा गाजी खान से बिलोंग करता हूँ. तो जब मैं यहाँ आया तो BS, CS, कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS IT, ये तीन मेरे पास ऑप्शन थे. मैंने इसको चूज़ करना था. तो मैंने BS CS चूज़ नहीं किया, BS IT चूज़ नहीं किया, मैंने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ किया. अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेता हूँ ये तीनों डिफरेंट क्यों हैं. इनकी क्लासिफिकेशन है. सो कंप्यूटर साइंस बेसिकली है डेवलपमेंट, ठीक है. आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको डेवलप कर रहे हो, और IT है उस प्रोडक्ट को आप डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है. आपने कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन की है, उसको डेवलप किया है और देन उसको डिप्लॉय कर रहे हो. जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो बेसिकली उसकी रिसर्च है और उसकी डिज़ाइनिंग है, ठीक है. तो इसमें R&D, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सबसे ज़्यादा फोकस्ड है. अच्छा, अब ये जो एलिमेंट है ये चूज़ मैंने इस वजह से किया था. उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फोकस करता ही नहीं है. पाकिस्तान किसको फोकस करता है और इंडिया और बांग्लादेश वो कंप्यूटर साइंस को चूज़ करता है. सो कंप्यूटर साइंस एक्चुअली कौन सा फेज़ है? डेवलपमेंट फेज़. सो मैं लेट्स सपोज इस चेयर की एग्जांपल ले लेता हूँ. सो इस चेयर को मैं, कोई भी एक टेक्निकल पर्सन है जो कि ये चेयर डिज़ाइन कर सकता है, मैं उसको कहता हूँ कि मुझे इसका रेप्लिका बना दें, तो मुझे इसका रेप्लिका डिज़ाइन कर लेगा. लेकिन मैं इसमें कुछ चेंजेस कहूँगा ना, वो चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है. और मैं इसको कहूँगा ओके इसको डिप्लॉय कर दें, इसको जाके किसी और ऑफिस में जाके आप इसको प्रॉपर सेटअप कर लें, तो वो कर लेगा. लेकिन मैं उसको कहूँगा ना कि इसमें R&D करें और इसमें थोड़ा सा चेंज लाएं, इसमें इम्प्रोवाइज़ करें और इसमें इस एज ग्रुप में इसके अकॉर्डिंगली ये सेट हो, वो टेक्निकल पर्सन यहाँ नहीं करेगा. सेम मेथोडोलॉजी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में अप्लाई हो रही है. तो वो बेसिकली डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपका डिप्लॉय कर रहे हैं, बट रिसर्च नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंटेशन परफॉर्म नहीं कर रहे. और 90% इस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, ठीक है. सो $90,000 का अगर कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का 10% डेवलपमेंट की कॉस्ट है, ठीक है. और 10% आप उसके कर लें कि उसकी है डिप्लॉयमेंट की कॉस्ट. बाकी 80% कॉस्ट कहाँ पे है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. सो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ कर ली. अच्छा, 2012 में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री चूज़ की, बट 6th ग्रेड में मैंने चूज़ कर लिया था कि मैंने कंप्यूटर साइंस ही बेसिकली मेरी फील्ड है, ठीक है. तो उस टाइम मैं कोई सिस्टम था उसको मैं ट्राई कर रहा था कि कुछ एक्सप्लोर करूं गेमिंग के एंड से, और उसको ट्राई करूं कि ये क्या होता है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर क्या है, ये क्या है, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये एक ह्यूमन नहीं है, ये एक एंटिटी है, उससे मुझे इंटरेक्ट करना है. तो मेरा वहाँ ऐड हो गया, ओके अवैस यही करना है, बस इसी को ही फोकस करना है. अब जब इस फेज़ में आया तो मैंने एक चीज़ लैक की कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री तो है यहाँ पे, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्किल्स नहीं है यहाँ पे. सो फोकस्ड कहाँ है सब के सब. जो हमारा तकरीबन 700 का बैच था, सो 700 में मोस्टली कंप्यूटर साइंस चूज़ कर रहे थे और IT चूज़ कर रहे थे. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत कम थे, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ भी रहे थे ना, वो इलेक्टिव
कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे थे, तो उनका फोकस था जस्ट हम ग्रेजुएट होने के बाद हम क्या करें, जॉब ले लें। अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री क्या है, फ्रीलांस की इंडस्ट्री है आईटी की, ये हमें आइडिया इसका। सेम इंडिया भी क्या है, फ्रीलांसिंग कर रहा है, बांग्लादेश भी क्या कर रहा है, फ्रीलांसिंग कर रहा है। बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिसर्च क्यों नहीं हो रही, ना इंडिया में क्यों नहीं हो रही, बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रही? सो ये रिसर्च हो कहाँ रही है? बेसिकली फ्रीलांसिंग में है क्या कि आपको कोई क्लाइंट आता है, वो कहते हैं ये प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन मैं आपको करके दे रहा हूँ, आप ये डेवलप करके दें, वो डिज़ाइन आपसे क्यों नहीं करवा रहा? सो वो जो फ्रीलांसिंग करवा रहे हैं, इसका बूम यहाँ पे है। बेसिकली लेबर वर्क यहाँ से हो रहा है, R&D कहीं और हो रही है, R&D हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कनाडा वेस्ट में हो रही है, वेस्ट में हो रही है, ठीक है, यूरोप में हो रही है, आपकी रशिया में हो रही है, चाइना में हो रही है। तो हुआ क्या, उन्होंने R&D को फोकस्ड किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फोकस किया, CS और IT को क्या कर दिया, ओके एशियन कंट्रीज़ हैं हमारे पास, ये क्या कर लेंगी, लेबर वर्क कर लेंगी। अब इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इसका प्रॉब्लम ये आया कि IT बूम हुई, IT बूम होने के बाद ये हुआ कि हमारे एंड से फ्रीलांसिंग बूम हो गई, क्योंकि हम उसमें स्किल्ड हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आज .NET एक प्लेटफॉर्म है जो कि बूम कर रहा है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। सो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे उसकी कोर्स कर लेंगे और उसका स्किल क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। उस स्किल गेन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका जो क्लाइंट हमें शेयर कर रहा होगा डिज़ाइन, जो उसकी रिसर्च होगी, जो उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम देख के उसको डेवलप कर लेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे 3, 4, 10 लाख हमें मिल जाएंगे मंथली और हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। बट आज .NET का जो आज इस टाइम पे मार्केट की डिमांड है, ये डिसाइड कर रहा है वेस्ट, ठीक है। सो जो स्किल हमारा स्टूडेंट है, जो कंप्यूटर साइंस और IT से जो स्किल वो गेन कर लेता है .NET में, लेट्स सपोज, और आफ्टर 6 मंथ वो C# .NET वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है लारावेल में। सो अब स्टूडेंट को क्या करना है, शिफ्ट करना है लारावेल में। बट जो R&D और रिसर्च जो हो रही है वो सेम पैटर्न से कांस्टेंट रहेगी, वो वहाँ कांस्टेंट रह रही है, वो वहाँ चेंज नहीं हो रही। सो यहाँ शिफ्ट आ रहा है हमारा, हमारी टोटल इंडस्ट्री जो है वो कहीं पे एक जगह पे स्टेबल ही नहीं हो रही, ठीक है। अब इंडिया को इस चीज़ का आइडिया हो गया, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने किया कि जितनी कंपनीज़ हैं उनके साथ एफिलिएशन स्टार्ट कर ली, गूगल, एप्पल, ठीक है, IBM, सब की सब कंपनीज़ को उन्होंने वहाँ रजिस्टर्ड कर लिया और वो कंपनीज़ वहाँ पे अब इस टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं। सो उनका ओवरऑल एक सिलिकॉन वैली है, ठीक है। सो अब उन्होंने फोकस ये किया कि ओके R&D सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये हमने इंडिया में हमने खुद करनी है। अब आप खुद स्टैट देखें तो जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डिमांड है वो बेसिकली इंडिया में बूम कर गई है। आप ज़रा स्टैट देखेंगे तो फ्रीलांसिंग पे पाकिस्तान का 4th नंबर है और इंडिया 5th और 6th पे लाई कर रहा है। इंडिया क्यों पीछे जा रहा है, बैक ऑफ कर रहा है फ्रीलांसिंग पे। सो हम फ्रीलांसिंग को प्रमोट कर रहे हैं बट इंडिया क्या कर रहा है, वो R&D पे जा रहा है। सो बेसिकली वो डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और प्लस उसकी R&D कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली वो डिसाइड कर रहा है कि मार्केट को मैंने किस प्लेटफॉर्म से चलाना है। सो वो कौन कर रहा है, अब हमारा इंडिया इस टाइम कर रहा है। सेम हमारा एंड पे हो गया बांग्लादेश। अब पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पॉलिसीज़। हमारी जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि इसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। पेपॉल नहीं आया अभी तक यहाँ पे, क्यों नहीं आया, ठीक है। पेपॉल की रीज़न ये है कि वो एक डिजिटल ऑटोमेशन है। वो एक पेपॉल जो है वो बेसिकली डिजिटली आपको क्या कर रहा है, एक ट्रांजैक्शन दे रहा है, ठीक है, और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से ट्रांसफ़र हो रही है। अब उसको रेगुलेट पाकिस्तान की पॉलिसीज़ ऐसी हैं ही नहीं जो कि उसको रेगुलेट कर सकें। अब उस डर की वजह से वो कभी वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती। जो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जो भी हैं पॉलिसी मेकर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एक हैं खुर्शीद कुशनोद, उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी और उन्होंने एक पॉलिसी पूरी डिज़ाइन की थी कि हम किस तरीके से पाकिस्तान को एक IT सेक्टर, यूजली जो है हमारा अब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल शिफ्ट हो गया, तो इंडस्ट्रियल से वो इसको IT सेक्टर में शिफ्ट करना चाह रहे थे। और इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ हैं वो डिज़ाइन की। सो जब वो डिज़ाइन की तो उन्होंने आके जो उनकी होती है प्रॉपर डिस्कशन, उन्होंने आके डिस्कशन की और उन्होंने एक प्रपोज़ किया। सो वहाँ पे FBR ने आके स्टॉप कर लिया, ठीक है, ओके। ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये हमारी बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। टेबल टॉक उनकी ये हुई कि ओके ठीक है, PM उस टाइम पे इमरान खान थे,
उन्होंने कहा ठीक है इसको इम्प्लीमेंट करें, बट FBR उस पर आके डिस्कशन कर रहा था, ओके नहीं इसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, जो ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, उसको हम रेगुलेट नहीं कर क्योंकि पाते। टेरर फाइनेंसिंग का भी तो डर है ना ऑब्वियसली, तो वो फिर इस एंड पे था कि हम उसकी टैक्सेशन किस तरह करेंगे, क्योंकि हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है बैंकिंग का, ठीक है, और वो अभी स्टिल बैंकिंग कन्वेंशनल सिस्टम पे ही एग्जिस्ट कर रही है। तो उस बेस पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हुई, फिर वो गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर दूसरी गवर्नमेंट आई उनके एंड से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस एंड पे, क्योंकि वो जस्ट अपना उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो हम पूरा एक स्ट्रक्चर बिल्ड करें और उस बेस पे, तो IT को उन्होंने यहाँ पे इग्नोर किया हुआ है। सो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं बहुत अच्छी, इंप्लीमेंट हो सकती हैं, बट उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, और जो हमारी डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो उस चीज़ को ऑथराइज़ नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि वो जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो उसको बेसिकली IT सिस्टम आपका उसको निगलेक्ट करता है। IT क्या कहता है कि ओके ये मेथड है, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होगा, ट्रांजैक्शन तो नहीं हो इस होगी, ये स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन होगी तो मैं आपको ट्रांजैक्शन अलाउ करूँगा, अल्टरनेट नहीं होगा। पाकिस्तान में वैसे आप कोई बिजनेस करें तो उसके ट्रांजैक्शंस के डिफरेंट हैं, आप कैश दे सकते हो, आप किसी के क्रेडिट कर सकते हो, आप किसी और के अमाउंट किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, और वो उसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, बेसिकली जुगाड़ पे चल रहा है। यस एग्जैक्टली, ठीक है, बट IT सेक्टर का अगर प्रॉपरली आ रहा है तो उसकी ट्रांजैक्शन भी प्रॉपर प्रोटोकॉल से होंगी, स्टैंडर्डाइज होगी, तो वो प्रोटोकॉल्स डिफाइन नहीं हो सकते यहाँ पे, क्योंकि वो जो कन्वेंशनल है वो उसको निगलेक्ट कर, क्योंकि लोगों के यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना स्टेक होल्डर्स का। ऑब्वियसली स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट है, तो वो थर्ड पार्टीज क्या करती हैं, अपने एंड पे इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करती, प्लस वो ओल्ड स्कूल भी है उनका कॉन्सेप्ट। तो पाकिस्तान का ये बड़ा इशू है, जो हमारे पॉलिसीज़ मेकर्स हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, और बट ये है कि उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ी उसमें हर्डल्स हैं, बहुत हर्डल्स हैं। अच्छा, यू हैड द प्रिविलेज कि आपने अपने जो मेजर्स हैं वो चूज़ किए, जो कि हमारे नॉर्मली यूथ में नहीं होता, हाँ, ठीक है उनको। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि एक तो घर का प्रेशर होता है, उसके अलावा लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि अगर एक यूथ है, कोई भी इंसान है, कोई यंगस्टर्स है, उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, अपने मेजर चूज़ करने, तो क्या एक एलिमेंट उनके माइंड में होगा कि अच्छा आई शुड गो फॉर CS और IT और व्हाट, आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि देखिए हर एक के बस की बात नहीं है RNDP, तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग समथिंग जो उनसे नहीं हो सके, तो आई गेस लोग फिर रिजॉर्ट करते हैं कि चलो कुछ बेसिक कर लें, इट्स ओके, 9 to 5 वाली जॉब कर लेंगे, कहीं पे जाके IT नेटवर्क डिप्लॉय कर लेंगे, इट्स ओके, इट्स फाइन। तो व्हाट डू यू सजेस्ट इन दिस रिगार्ड? अच्छा, मैं फिर अपने एंड से ही रिलेट करूँगा। मेरे बाबा सऊदी अरब रहे, तो जब 2008 में वो आ गए थे, छोड़ के आ गए थे, तो उनका प्लान था यहीं से ही है ना रियल इस्टेट का बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट कर लिया। तो उन्होंने कहा अवैस तुमने पेट्रोलियम की डिग्री लेनी है। पेट्रोलियम तो ये भी कंटेनर्स भी है ना, ये मुझे यहाँ से भी थोड़ा हो गया। पेट्रोलियम मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट पापा मुझे इन्फोर्स कर रहे थे नहीं इसमें बहुत पैसे हैं, पेट्रोल ही हर जगह है, ऑयल है हर जगह, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, आप चले जाओ वहाँ पे 9-10 लाख आपको पे करेंगे, जस्ट यहाँ से डिप्लोमा ले लो, ये वो पेट्रो डॉलर्स। हाँ, वो सेंड से था, और वो शॉर्टकट था मेरे एंड से, प्लस मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने पापा की बात नहीं मानी और पापा की बात नहीं मानी तो पापा ने कहा ठीक है अगर तुमने ये चूज़ करना है ना तो ये तुमने ही करना है, ठीक है। ग्रेड 12 तक मैं मिड तक था, मतलब 50-60-70% मेरे मार्क्स आते थे, बट जब मैंने ये चूज़ किया तो यू टुक इट एज अ चैलेंज। मैंने चैलेंज टूक किया, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरे एंड से ऐसे था कि जैसे मेडिकल है, MBBS, ठीक है, और इतनी स्ट्रगल थी मेरे लिए कि क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो टर्मिनोलॉजीज़, वो मैथडोलॉजीज़, वो एज सच मैं ये कहूँगा एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, स्किल्स उसके नहीं शेयर हो रहे थे, वो काइंड ऑफ CS था मेरे लिए जो यहाँ की डिग्री थी, बट उसको मैंने SE ही ट्रीट करना था, तो उसके लिए मुझे अपनी स्ट्रगल करनी थी, सेल्फ लर्निंग थी मेरी। तो उसमें ये होता था कि मैं लाइब्रेरी चला जाता था 8 बजे सुबह और 10 बजे वापस, और मेरा एक ट्रायंगल होता था यूनिवर्सिटी में, सो ये लाइब्रेरी है, ये क्लासेस हो रही हैं और ये मस्जिद है, सो क्लासेस ली, लाइब्रेरी, वहाँ से कोई चीज़ ली, खाना खाया, फिर लाइब्रेरी चला गया, लाइब्रेरी से मस्जिद, नमाज़ पढ़ी, फिर वापस, ये वो 8 to 10 मेरा ये टाइम होता था, मंडे टिल फ्राइडे, ठीक है। और उसमें मैंने जस्ट अपनी लर्निंग करनी थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्चुअली है क्या, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, क्योंकि हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं ही नहीं, हमारी टोटली सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। तो वो मैंने उसको एज ए चैलेंज क्रिएट किया। तो जितनी मैं स्ट्रगल करता था, तो इवन एक दफ़ा मैं ईद पे घर भी नहीं गया था, ठीक है, तो जस्ट वो मेरा था कि मेरा पैशन था, मैंने इसको कंप्लीट करना है,
तो वो मेरी एक स्ट्रगल थी और उसको मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये मेरे एंड से था कि ये मेरा पाथ है, इसको मैंने चूज़ करना है। तो ये मैंने इसको माइट भी 6th ग्रेड में सोच लिया था, ठीक है, कि मैंने ये करना है। अब अगर मैं 6th ग्रेड में कर सकता हूँ तो मेरे ख्याल से सारी ऑडियंस भी अपने एंड पे कहीं ना कहीं रिलेट कर सकती है कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो आईटी जो है, आईटी मैं कंबाइंड कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये इस टाइम हर फील्ड के साथ मर्ज हुई हुई है, ठीक है। तो जब आपकी हर फील्ड के साथ मर्ज हुई हुई है तो आपका जो इंटरेस्ट है, जिस पे आप डेली टाइम स्पेंड करते हो 4 to 5 आवर, ठीक है, तो उस इंटरेस्ट को आप आईटी वहाँ रिलेट हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस हो जाएगा, आईटी हो जाएगा, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो उस पर मैटर करता है। तो मैं स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि ओके आईटी है तो जस्ट आईटी पे ही आए, ठीक है। अगर आप मेडिकल करें, मेडिकल में भी आप आईटी टर्मिनोलॉजीज लेके आ सकते हैं, मेडिकल में भी आप केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मुलेशंस लेके आ सकते हैं। तो ये ओवरऑल हर जगह कहीं ना कहीं ये पैटर्न है और ये लिंक्ड है, हर प्रोग्राम आपका लिंक्ड है। तो इस एंड से तो मैं स्टूडेंट जितनी भी बॉडी है उनको ये कहूँगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो करें। और प्लस जो आपकी एजुकेशन है उसको इंटरेस्ट, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एजुकेशन बेसिकली आपकी लर्निंग है, एक लर्निंग का प्रोसेस है, ठीक है। सो वो एजुकेशन आपको गाइड करता है कि लर्निंग किस तरह करनी है, ठीक है। और वो आपने डिसाइड करना है कि ओके लर्निंग मैंने किस डोमेन में करनी है, ठीक है। सो एजुकेशन सिस्टम जो होता है ना, वो जस्ट आपको एक प्रोसेस से गो थ्रू करता है, फिर आपका जो इंटरेस्ट होता है आपने उसको प्रोसेस में लेके आना है, फिर आपने अचीवमेंट करनी है। तो इस एंड पे जो आप स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, और किसी का म्यूज़िक में है, किसी का पेंटिंग में है, और मतलब डिफरेंट है, किसी का व्लॉगिंग में है, ठीक है, तो आप उस इंटरेस्ट को लेके जाए। और आई थिंक कि वो जो आपका इंटरेस्ट होता है ना, वो मिच्योर होता जाता है विद टाइम आपका। सो आपका जो इंटरेस्ट होगा, लेट्स सपोज आप कह रहे हैं ओके मैंने व्लॉगिंग करनी है, व्लॉगिंग में आप जो ही इन होंगे आपको फील होगा ओके अब व्लॉगिंग नहीं, मुझे रील्स करनी है। एक्चुअल मेरा व्लॉगिंग नहीं, रील्स इंटरेस्ट था। जो मेरा 1 आवर का सेशन था वो अब 5 मिनट का सेशन वाला, शॉर्टकट्स जो हैं वो अब मेरा है, या उसमें एनिमेशंस हैं, ठीक है। अब वो पाथवे आपको बता देगा, वो खुद ब खुद हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। बट वो जो स्टार्ट आपको जो आपका सबकॉन्शियस समहाउ आपको कह रहा होता है ओके ये इंटरेस्ट है, जिस तरह मुझे अवैस कह रहे हैं कि ओके मैं, आपकी इनर इंस्टिंक्ट आपको कह रही है। जिस तरह मुझे याद है कि पूरा वीक मैंने एक लैपटॉप के सामने स्पेंड किया और उस वीक में मैंने किसी ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो वो मेरा इंटरेस्ट था, ठीक है, तो वो मेरा पैशन था, ठीक है। अब उसमें मैंने इतनी लर्निंग की जो कि मेरी एक शायद सोशल सर्कल में नहीं थी, ठीक है। अब वो मुझे पता चल गया ओके अवैस आपका इंटरेस्ट ये है, ठीक है। इस एंड पे आप लोग देखें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, जिस पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप फॉलो करें। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, आप टीचर हैं तो आई एम श्योर आपका बहुत इंटरेक्शन होता होगा स्टूडेंट्स के साथ रोज़ ही, तो आपने ऑब्वियसली उनको असेस भी किया होगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे यहाँ अब जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली वो क्यों जाते हैं, वो एक 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब पे, तो उनमें ये टेक एंटरप्रेन्योरशिप वाला एलिमेंट क्यों नहीं है? क्या आपको क्या लगता है किस चीज़ में कमी है आपकी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, या हमारी एज ए सोसाइटी कंडीशनिंग ऐसी नहीं हुई हुई, कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेट करूँगा। ये कुछ मेरी अपनी प्रेडिक्शंस हैं। तो मेरे से जो हमसे जो पहले जनरेशन थी, आप उनका ज़रा रिसर्च देखें तो उनका जो टाइम स्पैम था ना, अटेंशन टाइम स्पैम, वो 40 to 45 मिनट था। जो हमारी जनरेशन है जो 30s में है, इनका जो टाइम स्पैम है वो अराउंड 10 to 12 मिनट्स है। अटेंशन हम 10 से 12 मिनट तक होता है। गेस करें अब जो जनरेशन आ रही है उनका टाइम स्पैम कितना है? 5 to 6 मिनट्स, 40 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनका अटेंशन टाइम स्पैम 40 सेकेंड्स है, ठीक है। ये अलार्मिंग है। रील्स वाले बच्चे हैं ना? हाँ, ये Z जनरेशन जो है हमारी, जेन जी। हाँ जेन जी। बट अब मैं इसको थोड़ा सा इसका मैं बताता हूँ आपके एंड से कि ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या इसका इफेक्ट आ रहा है। सो एज ए ह्यूमन हम रिएक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, और ये दोनों हैं हम में। सो रिएक्ट क्या होता है? रिएक्ट ये होता है कि
लेट्स सपोज कोई मुझे हिट करता है तो मैं उसको हिट बैक कर रहा हूँ, ये रिएक्ट हो रहा है। रिस्पॉन्ड क्या होगा, कोई मुझे रिएक्ट कर रहा है, हिट कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको सोचता हूँ ओके माइट भी वो पर्सन डिसेबल हो, माइट भी कुछ और रीज़न हो, और मैं उसको हिट बैक नहीं करता और मैं उसको नॉर्मल ट्रीट करता हूँ, ठीक है, ओके, या मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने आप को डिफेंड करूँगा, ठीक है, ये मेरा रिस्पॉन्ड होगा। अच्छा, थर्ड आ जाता है रिएक्ट रिस्पॉन्ड। इसके बाद आ जाता है कि आपका एक इखलाक, आला इखलाक, वो ही आता है ओके मैं इसकी केयर करूँ, ठीक है। एक तो है आप रिएक्ट कर रहे हो, दूसरा आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, थर्ड कहते हो नहीं मुझे इसकी केयर करनी है, माइट भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये तो मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। ये तो अशरफुल मखलूक़ात वाला एलिमेंट है ना, कि बहुत ही एक्सट्रीम केस है। बट रिएक्ट और रिस्पॉन्ड क्या होता है, ये इफेक्ट टाइम स्पैम से क्यों कर रहा है, इसकी मैं रीज़न बताता हूँ। जब आपका टाइम स्पैम 40 मिनट्स था तो आप 40 मिनट्स में, 40 to 60 मिनट्स में आप बेसिकली उस अटेंशन में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज थी जिसको आप ऑब्जॉर्व करके आप उसको पॉजिटिव करते हो, ठीक है, जो कि हमारी पहली जनरेशन करती थी। तो 40 मिनट 60 मिनट ये होगा कि लेट्स सपोज मैं आपसे कोई डिस्कशन कर रहा हूँ 40-60 मिनट्स में, सो उसमें हमारी बहुत सारी डिस्कशंस हो रही होंगी, ठीक है, बट उसमें से जो नेगेटिव डिस्कशंस हो रही होंगी ना, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे। देन मैं आ जाता हूँ 10 में। सो 10 में जो वो पॉजिटिव एनर्जीज होंगी वो कम हो जाएंगी, नेगेटिव ज़्यादा हो जाएंगी। अब जब नेगेटिव ज़्यादा होंगी तो आप रिएक्ट ज़्यादा करोगे, रिस्पॉन्ड कम करोगे। So, इस तरह से आप देखोगे हमारे से पहली जो जनरेशन है वो रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, मतलब आप उनसे कुछ बात करते हो वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जनरली यूजली वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। हमारी जो जनरेशन है वो यूजली अब मिड पे है, वो कभी कभार रिएक्ट कर जाती है, कभी कभार रिस्पॉन्ड करती है। बट जिनका 40 सेकेंड है वो सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। उसकी रीज़न हमारा सोशल मीडिया है, ठीक है। ये टाइम स्पैम क्यों लेके आया, पहले मैं म्यूज़िक से रिलेटेड बता, कवाली हम 40 मिनट्स की सुनते थे, फिर वो 40 मिनट हमारे एंड पे 10 मिनट्स में हो गई, ठीक है। अब वो एक रील में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, और वो रील में कन्वर्ट हो के वो एक 10-20 सेकेंड्स की हो रही है, सेम कवाली है, ठीक है। सो हमारे से पहले जनरेशन 40 मिनट्स तक वो सुनती थी, हम 6 to 10 मिनट्स तक सुनते हैं, अब वो 10 to 20 सेकेंड्स हो गई है। अच्छा, इसका मतलब कि अब स्टूडेंट का या जो जेनजी उनका जो टाइम स्पैम है अब वो कम हो गया, तो उनका रिस्पॉन्ड टाइम भी कम हो गया और रिएक्ट ज़्यादा हो गया। और प्लस जो हमारा जो चेंज आ रहा है, पहली वीडियो आती है वो बहुत पॉजिटिव होती है, सेकंड आती है वो नेगेटिव आती है, थर्ड डिप्रेशन में आती है, फोर्थ एंजाइटी की होती है, ठीक है। अब उसमें पॉजिटिव कम है और नेगेटिविटी ज़्यादा है, और ये हम इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये जनरेशन कर रही है इसको एब्जॉर्ब। अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है इकॉनमी पे, ठीक है। अब इसकी इकॉनमी पे इफेक्ट बताता हूँ आपको। जब आपकी यूथ, ठीक है, रिएक्ट करना शुरू कर दे, रिस्पॉन्ड ना करे, तो वो कोई डिसीजन नहीं लेते। उस बेस पे एक हसल है कि ओके जल्दी से इनोवेशन हो, जल्दी से क्या हो ये प्रोडक्ट डेवलप हो, जल्दी से क्या हो ये अगर नहीं हो रहा, क्लाइंट नहीं आ रहे, ले ऑफ कर दो। अब आपका पेशेंस नहीं है। अब आपका टर्नओवर, आईटी का टर्नओवर इंक्रीज हो गया। क्या रीज़न है? जेनजी आता है, वो क्या कहता है, ओके ठीक है मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने का, रिजाइन कर दे, ठीक है, वाइब नहीं है, ठीक है, एक वो आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। हाँ, तो वो ये फील का एलिमेंट कहाँ से आ गया? रिएक्ट से आया ना, रिस्पॉन्ड से तो नहीं आ रहा, क्योंकि रिस्पॉन्ड करें तो शायद वो कोई कॉस्ट बेनिफिट करे कि अच्छा अगर मैं छोड़ूं तो ये हो जाएगा, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहले इंडस्ट्री जो चेंज होती थी वो आफ्टर डेकेड होती थी। अब जो इंडस्ट्री हमारे एंड पे जो चेंज हो रही है आफ्टर 3 इयर्स हो रही है, बट जो नेक्स्ट आएगा वो विद इन अ ईयर चेंज होगा। सो विद इन अ ईयर शिफ्ट होने का एंड इसका ये होगा कि आउटकम्स ये होंगे कि ओवरऑल चेंज हो रहा है। सो अभी जो ये कैमरा है, ये नेक्स्ट ईयर ये कैमरा नहीं होगा, एक छोटी सी डिवाइस होगी, ठीक है। बट इससे पहले के जो कैमरे थे वो माइट भी, हमने देखा होगा वो हमारे घर के पुराने टीवी 10-10 साल चलते थे, ठीक है। अब वो जो LCDs LEDs हैं वो 3-3 साल है, बट अब जो नेक्स्ट आएगा वो विद इन अ ईयर चेंज हो जाएगा।
क्योंकि वो इतनी हसल में हैं और वो रिएक्ट में हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती, प्लस उनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स आते ही रिस्पॉन्ड से हैं, ठीक है, रिएक्ट से नहीं आते। क्योंकि आप रिएक्ट करोगे तो आप बेसिकली आप उसकी बेस पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कोई इमोशंस आपको जो फील कर रहे हो आप वो बोल रहे हो, इम्पल्सिव हो गए ना, इम्पल्सिव हो गए। अब इसका इफेक्ट मार्केट में हो रहा है। मार्केट में क्या होता है, एक इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, उसमें यूथ आती है, यूथ आने के बाद क्या होता है, उसको स्किल प्रोवाइड करती है वो इंडस्ट्री। 6 मंथ का स्किल दिया, 6 मंथ बाद 3 मंथ बाद वो क्या हो रहा है, या तो वो ले ऑफ हो रहे हैं या वो रिज़ाइन कर रहे हैं। और वो बट उसमें क्या हो रहा है, इंडस्ट्री क्या कर रही है, इंडस्ट्री ने पैटर्न चेंज कर लिया। इंडस्ट्री क्या करती है, स्टार्ट किया प्रोडक्शन, प्रॉफिट किया, एंड कर दिया, बंद, इंडस्ट्री बंद, नेक्स्ट इंडस्ट्री स्टार्ट। तो अब इतना शिफ्ट आ रहा है ना, तो जॉब की स्टेबिलिटी है ही नहीं फ्यूचर में, अब इसकी है ही नहीं। सो अब इसका है क्या, फ्यूचर ये है कि आप इस साइकिल में जितना फास्ट हैं उतना फास्ट रहें, क्योंकि ये साइकिल फास्ट हो गया। सो आप अपने आप को, अपनी लर्निंग जो है आपको विद इन अ ईयर, लेट्स सपोज आज आपने कोई स्किल कर लिया, विद इन अ ईयर आप अपने आप को मेंटली इस एंड पे रहें कि ओके अब मुझे चेंज करना है, ठीक है, विद इन अ ईयर कोई शिफ्ट आने लगा, मुझे उसको अडॉप्ट करना है। अभी मैं आपको बताऊं, कल ही मैं पढ़ रहा था, जापान की एक गेमिंग कंपनी है, उसका CEO एक रोबोट है, और उसका इफेक्ट क्या हुआ है, उस बॉट के आने से, आपको पता है इनके शेयर्स होते हैं, कंपनीज के शेयर्स होते हैं, ठीक है। अब उस बॉट के आने से शेयर्स 10 टाइम इंक्रीज हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लोग बॉट को ट्रस्टवर्दी समझ रहे हैं, ना कि एक ह्यूमन को। सो उसका ग्रोथ जो है स्टॉक में उस बॉट की वजह से वो इंक्रीज हो गया, और ये ठीक है, मेरे एंड से ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि बॉट जो होगा वो एक एल्गोरिदम से प्रॉपरली होगा, ह्यूमन जो होगा ना उसमें कहीं ना कहीं अपना पिवट पॉइंट डिसाइड करेगा, ओके आज मैंने मार्केट का ये रेट लगाना है, मैनिपुलेट भी हो सकता है, मैनिपुलेट करना है, बॉट नहीं होगा, ठीक है। जो उसकी एल्गोरिदम होगी, जो उसकी प्रोग्रामिंग उसके अकॉर्डिंगली। सो उस बॉट की प्रोग्रामिंग ये है कि आपने कंपनी को ग्रो करना है। तो उसका बेसिक क्या है कि वो मतलब 24 आवर उसका जस्ट यही फोकस्ड होगा। हमारे इमोशंस तो चेंज होते रहेंगे, आज ठीक है, ओके ठीक है, रिलैक्स कर लेते हैं, आज ठीक है, कंपनी को टाइम इतना नहीं देते। बॉट ने 100% देना है, सो उसका ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। अच्छा, ये जो ग्रोइंग ऑटोमेशन हम देख रहे हैं, बल्कि ये जापान के, मैंने सुना है कि एक कोई होटल है वहाँ पे उनका पूरा स्टाफ जो है वो रोबोट्स हैं, ठीक है, उनकी रिसेप्शनिस्ट और हाउस कीपिंग सब रोबोट हैं। आपको लगता है कि ये ह्यूमन इंटरेक्शन को ऑब्वियसली ये रिप्लेस कर देगा, अभी फॉरन नहीं तो अ फ्यू डेकेड्स लेटर ऐसा हो जाएगा, तो इससे फिर हमारा क्या स्कोप है, हमारी तो जॉब्स गई ना, फिर हम क्या करें? इससे मुझे लगता है कि ये सब कुछ सिस्टम डिज़ाइन करना, इसकी एक ही रीज़न है कि हम रिलैक्स कर सकें, हम कुछ ना करें, सिट बैक एंड एंजॉय करें, अपनी लाइफ एंजॉय करें। इसका जो इस सब का बेसिक एम यही है कि मोटिव यही है कि ये सब टेक ओवर कर लें और हम रिलैक्स करें। सो डू यू थिंक कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल जो है एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं, ह्यूमन जो वर्कलोड है ना, जो टेक्निकल वर्कलोड है वो एंड हो जाएगा, और वो बहुत जल्दी एंड हो जाएगा। Like, do you see that कि ये coming decades में ऐसा हो जाएगा? मैंने 2017 में शर्जील को आइडिया होगा, 19 में बल्कि, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि नेक्स्ट 5 ईयर में आपकी जो डेवलपमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी, कोडिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। अभी 3rd ईयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, आप उस पे से कोड बना सकते हैं, अब जस्ट वो कोड खुद कर रहे हैं, ऑटोमेशन हो गई है, उसकी ऑटोमेशन हो गई है, ठीक है। मुझे तो लगता है क्या इससे जो कोडिंग करते हैं, क्या उनकी जॉब पे फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ रहा है, बट उनको दैट इज नॉट अ गुड थिंग देन। अगेन शिफ्ट आ रहा है इस एंड पे। वही मैं कह रहा हूँ कि आपको उस जो साइकिल है ना उसमें अपडेट रहना है।